नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 12 के इतिहास विषय के अध्याय नंबर 10 की तरफ, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, यानी कि किस प्रकार प्राचीन काल के समय पर भारत में बाह्य आक्रमण हुआ और बाह्य आक्रमण के बाद उन आक्रांताओं ने आकर भारत के अंदर शासन किया, काफी सारे बड़े क्षेत्र में शासन किया और वे भारतीय संस्कृति के अंदर किस प्रकार उनका आत्मसातीकरण हुआ, इन सभी बिंदुओं के ऊपर एक विस्तृत चर्चा करें। इस अध्याय के अंदर हम यूनानियों के बारे में चर्चा करेंगे, शक के बारे में चर्चा करेंगे, हुणों और कुषाण वंश के बारे में चर्चा करेंगे और आज यानी कि अध्याय 10 के भाग नंबर 3 के अंदर जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर हम शकों और हुण वंश के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे सब शक वंश के बारे में। देखिए, अगर मैं विदेशी आक्रमण की बात करता हूं तो जो सबसे पहले थे वो कौन थे साहब? यूनानी। दूसरे नंबर पर आने वाले थे साहब शक वंश। ये इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखना है कि ऐसा कौन सा वंश था या कौन से ऐसे बाह्य आक्रमण की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो दूसरा वंश कौन सा था, तो हम याद रखेंगे साहब शक वंश। शक जो शब्द है वो हिंदी शब्द है। ये आया कहां से? तो हमें याद रखना है सीथियन शब्द से जो बना शब्द वो है शक। शकों के बारे में अगर मैं बात करूं तो सब शक जो है वो आपस में इंपॉर्टेंट तौर पे देखने को मिलता है कि ये एक ऐसा वंश था जिन्होंने भारत के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी से लेकर और जो पश्चिमी वाला भाग था उसके अंदर मुख्यतः अपनी सत्ता को स्थापित किया। तो एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखते रहते हैं। मध्य एशिया से यूनानियों के बाद आने वाली जो दूसरी जाति थी वो कौन सी है साहब? शक। यानी पहली जाति तो हो गई साहब यूनानी और दूसरे हमें देखने को मिलता है साहब शक जो है वो दूसरी जाति के तौर पर देखने को मिलती है। शक सीथियन वंश के लिए प्रयोग किया जाने वाला हिंदी शब्द है और मूल रूप से मध्य एशिया के सीथिया नामक क्षेत्र के अंदर ये थे। यानी सीथिया नामक क्षेत्र से इनका पूर्णतः उद्भव देखने को मिलता है और सीथियन से ही बना साहब कौन सा शब्द? तो अपन याद रखेंगे साहब शक। अब शकों के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो, हमने इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर कुषाणों के बारे में चर्चा करी थी। तो जब मैं कुषाणों की बात करता हूं तो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट राजा तो कनिष्क था। लेकिन वो कौन से कबीले से बिलोंग करते थे? सब कुषाण 5 शाखाओं में से जो यूची कबीला था, उनकी 5 शाखाओं में से एक शाखा जो थी वो कुषाण थी। तो ये जो यूची कबीला था वो अपने आप में बड़ा ताकतवर था और इन शकों को पराजित करने वाला जो कबीला था वो भी आपका यूची कबीला था। इस बात को ध्यान रखना। अपने पड़ोसियों यूचियों से पराजित होकर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंदर भी भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में शक की यहाँ पर 5 शाखाओं ने अपने राज्य कायम किए। अब यार इधर को वापस से उत्तर पश्चिमी भाग, यानी अपन इस बात पे तो पूर्णतः क्लियर है कि भारत में जितने भी आक्रांता आए वो सारे के सारे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से ही पूर्णतः आए। अब आप इस चीज को याद रखोगे कि ये पूरी की पूरी जो परंपरा है आक्रमण की वो अपने आप में मध्यकालीन भारत तक भी देखने को मिलेगी और सारे के सारे आक्रांता हैं वो पूर्णतः हमें देखने को मिलेंगे कि उत्तर पश्चिमी भाग से ही आए। और अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगालियों को भी आक्रांता मान रहे हैं तो फिर वो ऐसे थे जो 1498 के अंदर समुद्री मार्ग से आए। तो चलो भाई, अब हम चर्चा करेंगे साहब इंपॉर्टेंट तौर पे शक वंश की कुछ शाखाओं के बारे में जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पश्चिम भारत में 2 शक वंशों के अस्तित्व के प्रमाण की बात करूं तो यहाँ पर हमें 2 वंश देखने को मिलते हैं। एक तो है शहरात वंश जो कि आपके महाराष्ट्र में, प्रेजेंट डे जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है वहां पर देखने को मिलता है। इनका जो प्रसिद्ध राजा है उसका नाम है नहपान। दूसरा हमें देखने को मिलता है कारदकमा वंश जो कि चष्टन वंश का क्षत्रप है और इसमें सौराष्ट्र और मालवा के शक जो है वो पूर्णतः सुमेलित है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम सारे प्रमुख राजाओं को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो किताब के अंदर सबसे प्रमुख राजा दिया गया है वो है साहब रुद्र दमन प्रथम, 130 ईसा से लेकर 150 ईसा। अब ये पूरा का पूरा जो समय है वो अपने आप में बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। कैसे? शहरात वंश के समान दक्षिण भारत के अंदर एक अन्य शक वंश का भी पूर्णतः उदय हुआ जिसे इतिहास के अंदर चष्टन वंश के नाम से पूर्णतः प्रसिद्ध है। चष्टन वंश का सबसे बड़ा नरेश जो था वो था महाक्षत्रप रुद्रदमन। आपको महाक्षत्रप रुद्रदमन का यहाँ पर पूर्णतः नाम याद रखना। शक शासकों में सबसे उल्लेखनीय शासक रुद्रदमन प्रथम हमें देखने को मिलता है, या फिर गिरनार गिरनार जूनागढ़ अभिलेख से भी उसके बारे में जानकारी मिलती है, उपलब्धियां पता चलती है। इस विवरण को प्राचीन भारत में संस्कृत के अंदर लिखा गया है और प्रथम शाही विवरण जो है ये पूर्णतः माना जाता है। अब ये जो गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख है ना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिलेख है जो कि हमें रुद्र दमन के बारे में पूर्णतः जानकारी प्रदान करता है। किसके बारे में साहब? रुद्र दमन के बारे में पूर्णतः जानकारी हमें प्रदान करता है। ये अपने को थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अब हम यहाँ पर बात रखेंगे साहब रुद्र दमन का ये जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, जैसे गिरनार अभिलेख भी देखेंगे, उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गई। क्या बात की गई है? इसके अंदर सुदर्शन झील के जीर्णोद्वार के बारे में बात की है। देखो भाई, बिल्कुल कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट समझो। देखो, जो ये जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, ये हमें बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देता है। ये जूनागढ़ अभिलेख हमें बताता है कि साहब एक सुदर्शन झील जो है उसका जीर्णोद्वार कराया है। तो जीर्णोद्वार तो उस चीज का करवाएंगे जो ऑलरेडी बनी हुई है। हमें देखने को मिलता है साहब सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर कराया गया था। उसका एक गवर्नर था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर
करा है। बाद में अशोक के समय पर भी इसमें नहरें जो हैं वो पूर्णतः जोड़कर उस इलाके के अंदर सिंचाई जो है वो शुरू की गई थी। लेकिन इस चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर बनाई जाने वाली जो सुदर्शन झील है, वो बड़ी खराब हो जाती है, दयनीय स्थिति में थी और रुद्रदमन जो है इस सुदर्शन झील का क्या करवाता है? जीर्णोद्धार कराता है। और ये पूरी की पूरी बात जो है वो किसके अंदर लिखी गई है? सब जूनागढ़ अभिलेख के अंदर लिखी गई है, जो कि इतिहास के अंदर तिथि निर्धारण के अंदर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो है प्रदान करता है। और दूसरी कौन-सी घटना? साहब विजय और उसके साम्राज्य विस्तार को जान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं रुद्रदमन की बात करता हूँ, तो साहब रुद्रदमन अपने आप में एक ऐसा राजा था जिसने विस्तारवादी नीति का इस्तेमाल करते हुए, साम्राज्यवादी नीति का इस्तेमाल करते हुए अपने पूर्णतः साम्राज्य को आगे बढ़ाया। कौन-कौन से क्षेत्र थे? आकार, अवंती, अनूप, निवृत्त, अनर्त, सुराष्ट्र, मरु, सिंधु, सौवीर, कुकुर, साथ-साथ में निषाद, विंध्याचल, अरावली पर्वतमाला के प्रदेशों को यहाँ पर पूर्णतः जीता। रुद्रदमन के पूर्वी पंजाब के योधेयों को भी पूर्णतः पराजित किया। अब ये जो योधे हैं, हमें देखने को मिलता है जब मैं राजस्थान के उत्तरी भाग की बात करता हूँ और पंजाब, हरियाणा इनके दक्षिणी की भाग की बात करता हूँ, वहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कबीला था, ताकतवर कबीला था जिसे हम योधे कहेंगे। योधेयों को भी पराजित करने के पीछे रुद्रदमन हमें देखने को मिलता है। प्रशासन के संदर्भ में अगर बात करें तो हमें देखने को मिलेगा जो पूर्णतः प्रशासन है वो मंत्रियों द्वारा चला जाता था। उन दिनों पर भी मंत्री परिषद चली जाती थी। रुद्रदमन का विशाल साम्राज्य में अनेक प्रांतों के अंदर बटा हुआ था और शासक के राज्य कार्यों में सहायता के लिए मंत्री परिषद थे। हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक अलग स्पेसिफिक मंत्री होते थे और उससे प्रशासन जो है वो बढ़िया सुचारू रूप से चला करता था। अगर मैं व्यक्तित्व की बात करूं तो रुद्रदमन की बात करते हैं तो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व का धनी था। जन कल्याण की इसके अंदर भावना थी। उच्च आदर्शों का पालन करने वाला प्रजावत्सल शासक था। शस्त्र और शास्त्र दोनों विधाओं के अंदर ये पूर्णतः पारंगत था। शस्त्र और शास्त्र दोनों विधाओं के अंदर पारंगत था। रुद्रदमन अपने अनेक स्वयंवरों में गया था तथा उसने कई सारी राजकुमारियों के साथ पाणी ग्रहण किया था। अब देखो उस समय पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मैट्रिमोनियल अलायंस है कि राजा जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर, भाई एक तो युद्ध करना पड़ेगा तो जीतो, एक अगर हम देखने को मिलेगा कि राजा जो है वो इस प्रकार की काफी सारी संधियां भी करते थे जिससे युद्ध ना हो और साम्राज्य जो है वो स्थापित कर सके। लेकिन अपने रिश्तों को और प्रगढ़ करने के लिए हमें देखने को मिलता है उसने कई सारी राजकुमारियों का पाणी ग्रहण भी किया। उसने अनेक स्वयंवरों के अंदर भी वो पूर्णतः गया। रुद्रदमन एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता, उदार लोकप्रिय प्रशासक, हिंदू धर्म एवं संस्कृति का महान उन्नायक के तौर पर देखने को मिलता है। उस समय पर कला, संस्कृति, धर्म के अंदर इसका बड़ा योगदान जो है हमें पूर्णतः देखने को मिलता है। सब शकों की बात तो ये कि ऐसी इंपॉर्टेंट तौर पे वंश जो यूनानियों के बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर पूर्णतः आते हैं, रुद्रदमन उनका प्रमुख शासक था। अब हम चर्चा करेंगे सब हुणों के बारे में, यानी हम बात करेंगे सब हुण वंश के बारे में। हुण जो है वो मध्य एशिया में रहने वाली एक खानाबदोश और बर्बर जाति थी। पारस्परिक कलह, जनसंख्या वृद्धि के कारण अपने मूल स्थान को छोड़कर नए आवास की खोज में जो है पूर्णतः निकल गई थी। खानाबदोश थी, बंजारों की तरह थी। हमें देखने को मिलता है कि मध्य एशिया से आकर ये एक ऐसा क्षेत्र ढूंढ रहे थे जहां पर अपना शासन जो है वो स्थापित कर सके। बैक्ट्रिया पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद हुणों ने हिंदू कुश पर्वत के पार कर भारत के अंदर प्रवेश किया। बैक्ट्रिया कौन सा इलाका? सब कैस्पियन सागर और जो हमें देखने को मिलता है कि प्राचीन काल के समय पर जहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, यानी अफगानिस्तान का भी कुछ क्षेत्र जो था वो पूर्णतः बैक्ट्रिया साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो हमें देखने को मिलता है बैक्ट्रिया पर आधिपत्य स्थापित कर हिंदू कुश की पहाड़ियों को पूर्णतः लांग कर ये हमें देखने को मिलता है कि भारत के अंदर प्रवेश करते हैं। हुणों का पहली भारतीय आक्रमण जो था वो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त 455 से 467 के शासनकाल के अंदर हुआ, जो कि पूर्णतः असफल रहा। यानी हुणों के समय पर जो भारत के अंदर राजवंश चल रहा था वो गुप्त राजवंश चल रहा था और उनका जो राजा था वो था सब स्कंदगुप्त। अब इस बात को देखो, भारत के अंदर गुप्त वंश ने राजनीतिक स्थिरता लेकर आए, इस वजह से इनका आक्रमण जो था वो पूर्णतः नहीं हो पाया, मतलब वो अपने आक्रमण को आगे वाले क्षेत्र के अंदर विस्तार नहीं कर पाए। 485 तक इन्होंने मालवा तथा मध्य भारत के बड़े हिस्से पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। पंजाब और राजस्थान भी उनके नियंत्रण में था। हुण वंश का सबसे चर्चित शासक जो था उसका नाम था तोरमान। जो सबसे चर्चित शासक था उसका नाम था तोरमान। तोरमान के बारे में हमें ध्यान रखना है, जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हुण वंश के हम दो शासकों के बारे में चर्चा करेंगे, तोरमान और इस तोरमान का बेटा यानी तोरमान का उत्तराधिकारी जिसका क्या नाम है साहब? मिहिरकुल। आपने मिहिरकुल का नाम कभी ना कभी सुना होगा। तो चलिए पहले चर्चा करेंगे साहब तोरमान के बारे में। हुण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक तोरमान था, जिसने मध्य भारत में भोपाल के पास ईरान तक अपनी ईरान ये ईरान नहीं भाई ईरान तक अपनी साम्राज्य सीमाओं का विस्तार किया। पंजाब से ईरान तक के क्षेत्र का शासक था। उसने महाराजा धिराज की उपाधि यहाँ पर ग्रहण की। अब देखो भाई इस चैप्टर के अंदर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का क्या मतलब है? के साथ संस्कृति के अंदर जो है वो बिल्कुल घुल मिल जाए। अब देखो बाहर से आया हुआ जो राजा है वो कौन सी उपाधि ले रहा है? महाराजा धिराज की उपाधि यहाँ पर पूर्णतः ले रहे हैं।
तोरमान के नेतृत्व में हुण सत्ता जो थी वो पवैया साकल यानी सियालकोट, ईरान, मालवा आदि में सुदृढ़ हुई। मगध, काशी और कौशंबी उसके प्रत्यक्ष प्रभाव में आ गए। तोरमान पहले विदेशी शासक था जिसने मध्य एशिया से मध्य भारत तक अपना साम्राज्य जो था वो पूर्णतः स्थापित किया। यानी सोचो, मध्य एशिया संस्कृति पूर्णतः अलग, भारत संस्कृति पूर्णतः अलग, लेकिन मध्य एशिया से मध्य भारत तक क्षेत्र को स्थापित करने वाला जो राजा था वो था भैया तोरमान। तोरमान की मृत्यु संभवतः 515 में हुई, लेकिन मृत्यु से पूर्व उसने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र मिहिर कुल को यहाँ पर पूर्णतः घोषित कर दिया था। यानी उत्तराधिकारी जो है वो घोषित हो गया था और अब एक तगड़ा और राजा आएगा जिसका नाम होगा सा मिहिर कुल। मिहिर कुल अत्यंत क्रूर और अत्याचारी हुण शासक था। कलहण की राजतरंगिनी के अंदर मिहिर कुल के अत्याचारों का यहाँ पर वर्णन मिलता है। वह शैव मतानुयायी था तथा बौद्धों का घोर शत्रु था। अब देखो भाई, धर्मों के बीच में भी अपने आप में पूर्णतः संघर्ष हो रहा है। हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है साहब, बौद्ध धर्म जो था वो अपने आप में पूर्णतः बढ़ता जा रहा था। उसी समय पर हमें देखने को मिलता है कि मिहिर कुल जो है वो शैव मतानुयायी था। शैव मतानुयायी था और साथ में देखने को मिलता है कि वो बौद्धों का घोर विरोधी था, बौद्ध धर्म का विरोध करता था। कलन के अनुसार जो है उसने श्रीनगर में शिव का यहाँ पर मंदिर बनवाया। मीर कुल की पराजय के पश्चात हुणों की शक्ति जो थी वो पूर्णतः कमजोर हो गई, क्योंकि भाई जब राजा ताकतवर होता है तो राजनीतिक स्थिरता आती है, राज्यपाट जो है वो पूर्णतः बढ़ता जाता है, साम्राज्य बढ़ता जाता है, और जैसे ही उत्तराधिकारी कमजोर होते हैं तो वो राजवंश भी पूर्णतः समाप्त हो जाता है। प्रभाव की अगर हम बात करें, तब के पतोन्मुख गुप्त साम्राज्य को यहाँ पर गहरा आघात पहुंचा। साथ साथ में उनकी नृशंसता तथा लूटपाट से भारतीय जनजीवन तथा अर्थव्यवस्था को काफी क्षति उठानी पड़ी। ये नहीं हुआ कि सब सारे आक्रांता आए, उन्होंने कला संस्कृति को लेकर कार्य किया। कुछ ऐसे आक्रांता थे जिन्होंने आक्रांता होना कब का भी अपना फर्ज निभाया। यानी मैं कहूंगा कि साहब ऐसे लोग थे जिन्होंने भारतीय उस समय की जो सामान्य लोग थे उनके जीवन के ऊपर एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश की। भारतीय क्षेत्रों में उनके हटने के बाद शताब्दियों तक राजनीतिक एकता तथा आर्थिक सुरक्षा जो थी वो स्थापित नहीं की जा सकी, और अधिकतर क्षेत्र में अराजकता और अव्यवस्था जो थी वो पूर्णतः फैल गई। ये हमें इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है। अब आप एक चीज नोटिस करो, अगर ये जो हुण है वो इस समय पर नहीं आते तो स्थिति क्या होती साहब, गुप्त वंश जो था वो और ज्यादा अपने आप में ताकतवर हो पाता। क्योंकि भाई देखो, अगर भारत के अंदर किसी ने राजनीतिक स्थिरता लेकर आने की कोशिश करी है तो वो कौन है साहब, वो मौर्य वंश है, वो गुप्त वंश, जिनका साम्राज्य जो था वो दूर दराज के क्षेत्रों में था। यहाँ तक कि अपन गुप्त काल को तो पूर्णतः स्वर्णिम काल कहते हैं। तो भाई जब आक्रांता है, उन्होंने उत्तराधिकारी, जो कमजोर उत्तराधिकारी थे, उनके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करी, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करी, तो हमें देखने को मिला कि भारत की संस्कृति जो थी उसके ऊपर भी कमजोरी आई। स्थिति अपने आप में दयनीय है। पश्चिमोत्तर और पश्चिम के प्रदेशों पर हुणों का अधिकार हो जाने से स्थलीय और जलीय व्यापारिक मार्ग जो थे वो अवरुद्ध हो गए। भारत का संपर्क बाह्य देशों से कट गया और बड़ी संख्या के अंदर बौद्ध विहारों को यहाँ पर पूर्णतः नष्ट किया गया। बौद्ध विहारों को यहाँ पर पूर्णतः नष्ट किया गया। कालांतर में हुणों ने यहाँ के राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए और भारतीय धर्म और संस्कृति के अंदर पूर्णतः घुल मिल गए। यानी सोचो भैया, क्या आक्रांता जो थे उन्होंने शुरुआत में तो ऐसी स्थितियां करी, पर बाद में हमें देखने को मिलता है कि भारत मेरी प्यारी भूमि, हम सभी की प्यारी भूमि है ही ऐसी कि आप कोई सी भी संस्कृति को भारत के अंदर लेकर आओगे, इसका भारतीयकरण जो है वो अपने आप में हो जाएगा। विविधता इतनी है, अपनत्व इतना है कि आप किसी भी व्यक्ति को लेकर आओगे वो भारतीयता के अंदर जो है वो पूर्णतः झूम उठेगा। तो ये बात थी साहब आज आत्मसातीकरण की, भाग नंबर 3 की। चलिए, तो आज की क्लास यही तक कि हमने हुणों के बारे में चर्चा करी, हमने इंपॉर्टेंट तौर पे शक के बारे में चर्चा करी। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन भी पूर्णतः बन सकते हैं। डायरेक्ट मतलब बड़े क्वेश्चन की बात करूँ, छोटे क्वेश्चन की बात करूँ तो पूर्णतः बन सकते हैं। शक वंश के ऊपर लघुलेख पूछा जा सकता है, हुण वंश के ऊपर लघुलेख पूछा जा सकता है, मिहिर कुल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रुद्र दमन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन 4-5 बातों को अपने को बढ़िया तौर पर ध्यान रखना है। तो आज की क्लास यही तक कि आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।